हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट ट्रैवल स्टोरीज बाय आरके में। और मैं हूं आपका दोस्त रमन कुमार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पहले एपिसोड को इतना प्यार दिया। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे बचपन में ट्रेन की सीटी मुझे आकर्षित करती थी और स्कूल टाइम में मेरे कैंपिंग के एक्सपीरियंस कैसे रहे। तो चलो दोस्तों, अब इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेरे स्कूल के 12वीं क्लास का रिज़ल्ट आ गया और मैं पास हो गया था। मेरे नंबर इस बार 10वीं क्लास जैसे ए ग्रेड मार्क्स वाले नहीं थे। घर वालों ने बोला, बेटा यहीं हनुमानगढ़ में कॉलेज में एडमिशन ले लो। दरअसल इस समय तक घर की परिस्थितियां भी बदल चुकी थी। हमारे व्यापार में घाटा लग गया था। जब मैं छोटा था तो मेरा कोई बड़ा सपना नहीं था। हम बनियों में उस समय कोई ज़्यादा पढ़ता ही नहीं था। उस समय तक भी कभी लड़कों में कभी भी कोई कॉलेज तक भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। सबके कोई ना कोई व्यापार होता था और बचपन से ही दुकान का गल्ला संभालने की आदत भी पड़ जाती थी। स्कूल टाइम में भी दिन में कम से कम 2-3 घंटे हम दुकान जाया करते थे और घर वाले भी ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे कि क्या फ़ायदा ज़्यादा पढ़ के, जब बैठना तो दुकान ही है। जब तक आपको कोई इंस्पिरेशन देने वाला नहीं होता ना, तब तक किसी और चीज़ के बारे में सोचना भी अच्छी बात नहीं होती थी। उस समय कोई भी अपने मन की नहीं कर सकता था। जो घर वालों ने बोल दिया बस वही आखिरी फैसला भी होता था। मुझे अभी भी याद है कि 12th क्लास में एक दोस्त ने बोला कि मैं जयपुर जाऊंगा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इंजीनियरिंग बनूंगा। मैंने पूछा, ये इंजीनियर क्या होता है, क्या काम करना होता है इंजीनियर में। उसने कुछ समझाने की कोशिश की पर मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया। उस समय तो यही होता था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, व्यापारी का बेटा व्यापारी, दर्जी का बेटा दर्जी और किसी नेता का बेटा नेता। और फिल्मों में भी तो यही सब देखते आए थे, राज कपूर, ऋषि कपूर, अनिल कपूर और उसके बाद रणबीर कपूर, सोनम कपूर। क्रिकेट में भी तो सचिन के बेटे अर्जुन ने भी तो क्रिकेटर बनने की कोशिश की। अभी भी याद है 10वीं क्लास में मेरा एक दोस्त था जिसके पिता डॉक्टर थे। सभी बोलते थे कि तू भी बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, और दोस्तों आज वो मेरा दोस्त डॉक्टर ही है। लेकिन मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनोगे। अभी भी याद है जब मैं 3rd क्लास में था तो एक अंकल चिप्स नाम का एक चिप्स का पैकेट आया करता था। तो उसमें जब मैंने एक दिन पैकेट खोला तो उसके साथ एक डायरी आई। डायरी में एक छोटी सी डायरी थी, उसमें ये लिखा था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। और मैंने उसमें मेरे भोलेपन में लिख दिया कि मैं गोलगप्पे बेचूंगा। तो कुछ ऐसा था मेरा बचपन का सफ़र। अब भी सोचता हूँ कि रमन, तूने 3rd क्लास में क्या लिखा डायरी में, गोलगप्पे बेचेगा, तो अभी भी कभी हंसी आ जाती है। कुछ पता ही नहीं होता था कि हम सब अपनी मस्ती में ही रहते थे। उस समय किसी का जवाब देने के लिए गूगल नहीं होता था। कोई भी प्रश्न अगर दिमाग में आता तो घर पे मम्मी पापा, भाई बहन या दोस्तों से ही इसका आंसर जानने की कोशिश करते, और ज़रूरी भी नहीं था कि उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल ही जाए। कभी भी दोस्तों से पूछता तो उसका हमेशा उल्टा ही जवाब मिलता। 12वीं क्लास में होते हुए भी मुझे यही नहीं पता था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मुझे बड़े होके और क्या बनूंगा मैं। इसलिए मैंने IIT और AIEEE जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उसके पेपर भी नहीं भरे थे। 12th क्लास के एग्ज़ाम के टाइम के कुछ बच्चे IIT का एग्ज़ाम भर रहे थे। मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि IIT भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज है।
मेरे दोस्त ने पूछा, रमन, तू आईआईटी का फॉर्म नहीं भर रहा? मैंने पूछा, कितने का है फॉर्म? मैंने तो फॉर्म भरने के पैसे सुनकर ही आईआईटी को इग्नोर कर दिया। एक बार हमारे राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आरपीटी के एग्ज़ाम फिल हो रहे थे। हालांकि वो फॉर्म मैंने मेरे ट्यूशन टीचर के कहने पे भर दिया था, क्योंकि +2 में हम मैथ की साइंस की कोचिंग लिया करते थे। तो अब 12वीं क्लास का रिज़ल्ट आ गया था। मेरे दोस्तों का आईआईटी का रिज़ल्ट भी। किसी का भी आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बड़ा खुश हुआ, चलो फॉर्म के पैसे बच गए। फिर मैंने मेरे कुछ सहपाठियों से पूछा, तो दोस्तों अब आगे क्या करोगे? तो उसमें से आधे बच्चों ने कहा कि हम कोटा जाकर आईआईटी की तैयारी करेंगे। आईआईटी में एडमिशन इतना आसान नहीं है और पहली बार में तो किसी इक्का दुक्का का ही होता है। अब मैंने बाकी के बचे हुए से पूछा, तो उनमें से किसी ने कहा कि हम राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे। कुछ गिने चुने ही थे जो कि बोल रहे थे कि हाँ, हम यहाँ हनुमानगढ़ में ही बीएससी में एडमिशन ले लेंगे। हनुमानगढ़ में सुना था कुछ लोगों से कि बेटा, हनुमानगढ़ रहोगे तो यहीं के होके रह जाओगे, आगे बढ़ना है तो हनुमानगढ़ से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा भी व्यापार था, पर उसमें पिछले 2 सालों से घाटा लग गया था। मुझे मेरा व्यापार संभालने वाला ऑप्शन ख़त्म होता दिखा। चूँकि अब आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो रही थी, तो जयपुर जाकर इंजीनियरिंग करने का ऑप्शन भी धुंधला हो रहा था। घर वालों ने तो कह दिया था कि यहीं हनुमानगढ़ में कॉलेज में एडमिशन ले लो, बीएससी कर लेना, फिर कहीं स्कूल में पढ़ाने लग जाना। पर मुझे तो पढ़ाने के नाम से ही चिढ़ होनी शुरू हो जाती थी। मुझे याद है मैं एक हार्डवेयर इंस्टीट्यूट पे भी गया था कि शायद अगर मैं हनुमानगढ़ से बीएससी करूं तो साथ साथ में मोबाइल हार्डवेयर का कोर्स भी कर लूं, ताकि मेरे आगे काम आए। पर देखते ही देखते मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त कोटा चले गए और बाकी के दोस्तों ने राजस्थान में ही कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मुझे लगा कि अगर मैं हनुमानगढ़ रहा तो सबसे पीछे रह जाऊंगा। मैंने भी अब घर पे इंजीनियरिंग करने की जिद पकड़ ली। घर वालों ने मुझे काफ़ी समझाया, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा, आप एजुकेशन लोन ले लो, मैं मेरी पढ़ाई पूरी करके सब चुका दूंगा। घर वालों को शायद थोड़ा ये सही लगा, तो हम 2-3 बैंक घूमे, तो कहीं जाकर एक बैंक के मैनेजर ने लोन देने में हामी भरी। उसने घर वालों से कहा कि आप हॉस्टल का खर्चा दे दो और बैंक कॉलेज की ट्यूशन फीस दे देगा। अब मैं भी तैयार था मेरे जीवन की अगली पारी के लिए। मैंने भी मेरे दोस्तों के साथ जयपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, और वो भी आईटी ब्रांच में। तो अब मैं भी जयपुर पहुंच चुका था। पहली बार घर परिवार से दूर जा रहा था। बड़ा रोना भी आ रहा था। जैसे ही मैं सामान लेकर जयपुर में मेरे कॉलेज के हॉस्टल में पहुंचा, तो पता लगा कि मेरे बाकी के 2 दोस्तों के साथ मुझे रूम शेयर करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एडमिशन करने में देरी कर दी थी। फिर मुझे उनके रूम के साथ वाले ही एक रूम में जगह मिल गई। उस रूम में पहले से ही 3 लड़के थे। एक यूपी का था और 2 राजस्थान के। 2 दिन रहने के बाद धीरे धीरे सबसे मिलना घुलना शुरू हुआ। सब कुछ वैसा ही था जैसे इंजीनियरिंग हॉस्टल में होता है। उस यूपी वाले रूममेट, जो यूपी का जो रूममेट था मेरा, उसका एक बड़ा भाई था जो कि उसी कॉलेज में हमसे सीनियर था और उसी हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। हम उस हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। सीनियर्स को देखते ही विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर बोलना, अगर बैठे हों तो खड़े हो जाना, अब धीरे धीरे ये आदतों में शुमार हो गई थी।
वो यूपी वाला लड़का भी अब दोस्त बन गया था। उसने बोला, रमन, अगर तेरी कोई रैगिंग ले तो चिंता मत करना, बिंदास होकर मेरे बड़े भाई का नाम ले देना। मेरा वो दोस्त पूरे दिन अपने भाई के साथ, सीनियर्स के साथ ही रहता था। किस्मत से मेरी कोई खास रैगिंग भी नहीं हुई। कभी भी आस पड़ोस के कमरों में जाते तो हॉस्टल की रैगिंग की कहानियां सुनने को मिलती थी। तो मुझे लगता था अच्छा हुआ मेरे रूम में वो यूपी वाला लड़का है जिसका भाई सीनियर है। मैं या तो पूरे दिन क्लास में रहता था या फिर हॉस्टल कैंपस के बाहर अपने हनुमानगढ़ के दोस्तों के साथ, कि कहीं अगर हॉस्टल कैंपस में हुआ तो कोई मेरी रैगिंग ना ले ले। और काफ़ी बार शाम को मेस में चाय पीने के बाद हम कॉलेज की लैब में चले जाते थे, कंप्यूटर लैब में, जो कि शाम को लगभग 6 बजे तक खुली रहती थी। उस समय फेसबुक नहीं होता था, लेकिन मुझे पता लगा एक ऑरकुट नाम की चीज़ है, जो कि जिससे आप अपने दोस्तों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने भी ऑरकुट चलाना शुरू कर दिया था। उस समय ना ही किसी के पास कलरफुल मोबाइल होते थे, सब के सब ऑरकुट चलाते थे लैब में जाके। मेरे रूम में यूपी वाले लड़के के अलावा 2 लड़के और भी थे, और वो दोनों ही राजस्थान के थे। हालांकि वो तीनों के तीनों मतलब कुछ अलग ही तरीके के थे, लेकिन दिल से बहुत अच्छे थे। मैं अपने टाइम से सो जाता था और सुबह टाइम से उठकर मैस में नाश्ता करने चला जाता था। और नाश्ता भी बिल्कुल वैसा ही जैसे ही आपको हर हॉस्टल में वैसा मिलता है। पानी जैसा दूध, पानी जैसी चाय, और साथ में कभी पोहा और कभी सिंपल परांठे, और वो भी जले हुए। संडे को दोपहर का खाना कुछ स्पेशल होता था, जिसमें छोले पूड़ी और खीर मिल जाती थी, और मैं हमेशा संडे का वेट करता था अच्छा खाना खाने के लिए। शाम को जब 4 बजे चाय का टाइम होता था तो बिस्कुट लेने वाली लाइन में 2-3 बार लगकर काफ़ी सारे बिस्किट इकट्ठे कर लेता था। काफ़ी बार जब हॉस्टल से बाहर जाते तो थड़ी पे कड़ी समोसा खा लेते। दोस्तों, जयपुर के अंदर कभी आप देखते हो कि सड़क के किनारे जो छोटे छोटे चाय वाले जो बने होते हैं, उसको जयपुर में थड़ी बोला जाता है। और जयपुर में कड़ी समोसा और कड़ी कचौरी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप भी कभी जयपुर जाएं तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और हॉस्टल में रात का खाना तो भगवान भरोसे मिलता था। कभी घर पे घिया और टिंडी के नाम पे नाक सड़ने वाले अब सब कुछ खाने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे और कोई ऑप्शन भी नहीं था। क्योंकि घर की एक परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि मैं बाहर का खाना भी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता था। हॉस्टल के काफ़ी बच्चे होटल में खाना खाने चले जाते थे कभी कभार, पर मैं कभी नहीं गया। अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मेरे परिवार में शराब सिगरेट पीना बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है। मुझे अभी भी याद है जब मेरे घर वाले मुझे जयपुर भेजने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। मेरे भाई का एक दोस्त होता था जो कि एक वकील है। वो अक्सर घर पे आया जाया करता था। उसने मेरे घर वालों को बोला कि आप इसको बाहर क्यों भेज रहे हो, और वो भी जयपुर। बाहर जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं और पीना भी शुरू कर देते हैं। मैं कमरे के बाहर ही खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, और ये सब सुनकर मैंने घर पे सबको बोल दिया कि आपको अपने बेटे पे ज़्यादा विश्वास है या उन लोगों की बातों में जिनका काम है कुछ ना कुछ बोलना और काम में अड़ंगे लगाना। उस दिन मेरे परिवार ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया, उसी का परिणाम था कि मैंने कभी उनका विश्वास टूटने नहीं दिया। इंजीनियरिंग के 4 साल में कभी मैंने शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। हॉस्टल में चुपके से सब काम होता था। हॉस्टल के काफ़ी बच्चे ये सब कुछ करते थे, लेकिन मैं उनसे दूर ही रहता था। अब धीरे धीरे हॉस्टल में रहते 6 महीने से ऊपर हो गए थे।
हॉस्टल में सबको जानने पहचानने भी लगा था। काफ़ी नए दोस्त भी बन गए थे। अब हॉस्टल में सबको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रुप थे वो बन चुके थे। मेरे रूम में भी जो लड़के थे वो बिल्कुल निशाचर श्रेणी के थे। पूरी रात भर जागते, भागते दौड़ते और सुबह 5 बजे आकर सो जाते। क्लास बंक करते, पूरे दिन हॉस्टल में ही सोते। हालांकि एक दिन हॉस्टल में भी छापा पड़ा, और वो भी दिन के अंदर। हम सभी कॉलेज थे उस दिन। कमरों के ताले भी तोड़ के चेकिंग की गई। काफ़ी लड़के बाहर से ताले लगे कमरों में सोते पाए गए। उसी दौरान पता लगा कि कमरों में लोग बड़े बड़े जो पोस्टर होते हैं या टॉयलेट के जो फ्लैश बॉक्स होते हैं उसमें भी कोई सामान छिपाया जा सकता है। दोस्तों, शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि हॉस्टल में कभी कोई पेरेंट्स आ रहे हैं या कभी कोई अगर बड़ा आ रहा है तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो उनको दिखाने की नहीं होती। शायद आपने भी कभी ना कभी इन ट्रिक्स का यूज़ किया होगा। तो एक दिन की बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हॉस्टल में जब भी रहते हैं तो हॉस्टल और हॉस्टल वार्डन के बीच कभी हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो एक दिन की बात है कि रात को 1 बजा था और मैं अपनी पानी की बोतल भरने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गया। वार्डन के कमरे के सामने ही ठंडे पानी वाली मशीन लगी होती थी। मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे पूरा अंधेरा क्यों है। अंधेरे में मैंने देखा कि एक चीज कुछ चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वो अगरबत्ती थी। इतने में ही मेरा दोस्त आया और बोला, रमन, जान बचानी है तो यहाँ से भाग ले। मैंने कहा, ऐसा क्या बात है? वो बोला, वार्डन के गेट के बाहर वो जो अगरबत्ती तू देख रहा है उसके साथ एक बॉम्ब बंद है और ये कभी भी फट सकता है। दोस्तों, ये वैसा ही बम था जैसे दिवाली पे हम फोड़ते हैं। ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैं भी वहाँ से फटाफट निकला और 5 मिनट बाद बड़ी जोर के धमाका हुआ, हम। और अगले ही दिन हॉस्टल के जो नोटिस बोर्ड था उस पे एक नोटिस लगा हुआ हमें मिला, अगर कोई ऐसी गतिविधियों में पकड़ा गया तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। पहले तो हॉस्टल का गेट पूरे दिन भर खुला रहता था, पर जब से वो छापा पड़ा था तो उसके बाद से कॉलेज का गेट 9 बजे बंद हो जाता था। हमारा कॉलेज 8:30 बजे शुरू होता, 12:30 बजे लंच होता था, तो 12:30 बजे वो हॉस्टल का दरवाज़ा खोल दिया जाता था और 1:30 बजे फिर से बंद हो जाता था। मेरी आदत थी दोपहर में खाना खाने के बाद आधा घंटा सोने की, तो मैं अपने रूम में चला जाता था। पर एक दिन मेरी आंख लगी और 1:30 बजे की बजाय मेरी नींद खुली 2 बजे। मैं अपनी क्लास कॉलेज में जाने के लिए आधा घंटा लेट हो चुका था। अब मैं फटाफट भागकर हॉस्टल के मेन गेट पे पहुंचा, जहां पे कैंची का गेट लगा हुआ था। दोस्तों, कैंची का गेट शायद आप सबको पता है, जो कि लोहे का एक दरवाज़ा होता है, तो वो लगा हुआ था और उस पर ताला लग चुका था। गेट पे मेरे अलावा 5-6 लड़के और खड़े थे। पता लगा कि हॉस्टल वार्डन प्रिंसिपल को बुलाने के लिए अभी वहाँ से निकला है। मैं थोड़ा डर गया कि मैंने कभी ये उल्टे काम नहीं किए, मैं बिना काम के फंस जाऊँगा। और हॉस्टल से निकलने का कोई और ऑप्शन भी नहीं था, ना ही कोई दूसरा दरवाज़ा था। फिर मेरा कुछ दिमाग चला। मैं सभी ऑप्शंस ट्राई करना चाहता था कि मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जेब से मेरे जो रूम था उसका जो लॉक था उसकी चाबी निकाली और वो जो हॉस्टल का गेट था उस ताले पे मैंने लगाया। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा था कि चलो यहाँ पे खड़े रहने से और प्रिंसिपल की डांट खाने से अच्छा है कि चलो कुछ कोशिश की जाए। और दोस्तों, ये क्या, वो ताला खुल गया। सभी देख के हैरान हुए और इतने खुश कि चलो रमन, कोई तो काम आया। तो हम सभी वहाँ से बाहर निकल लिए और ताला वैसे के वैसा हमने लगा दिया। उस दिन एक अलग ही खुशी मिली ऐसा काम करके। धीरे धीरे मुझे हनुमानगढ़ के सीनियर्स भी मिल गए जो कि उस कॉलेज में पढ़ते थे। मैंने सोचा चलो थोड़ा मोरल सपोर्ट भी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने भी हमें नहीं बख्शा। एक दिन एक सीनियर आया हनुमानगढ़ का और उसने मुझसे बोला, रमन, तेरी क्लास में कितनी लड़कियां हैं? मैंने कहा, होगी सर 8-10।
उसने पूछा कि तेरी कितनी लड़कियों से बात होती है। मैंने कहा मेरी एक से भी बात नहीं होती। वो बोला तू ऐसे हनुमानगढ़ का नाम रोशन करेगा। मुझे कल के कल ही अपनी क्लास में किसी 2 लड़कियों के नंबर ला के देगा, और वो भी उनसे बात करके। मैं भी जैसे तैसे मैंने भी सोचा मैं कहाँ फंस गया। मुझे लगा कि मुझे कुछ मोरल सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी मेरे सीनियर से, वो जो कि मेरे शहर से था, लेकिन वो भी मेरी ऐसी तैसी करने में लगा था। मैंने भी जैसे तैसे क्लास में जाके अगले दिन 2 सीधी सादी लड़कियों से बात की। उसको बोला कि मेरे सीनियर ने मुझे ऐसा करने को बोला है, तो उन्होंने भी अपना नंबर लिख के दे दिया। मुझे नहीं पता वो नंबर सही थे या गलत थे, लेकिन मैं अपने सीनियर को वो नंबर दिखा के मैंने उससे पीछा छुड़ाया। कॉलेज में बिहार के काफ़ी लड़के थे और पढ़ने में इतने माहिर कि पूछो ही मत। पूरा दिन चावल खाते और पढ़ाई करते, चावल खाते पढ़ाई करते। मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस समय, और वो ये था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी इंग्लिश में होनी थी। मेरी स्कूल पूरी हिंदी में थी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के पास हुआ था। मुझे ना तो इंग्लिश लिखनी आती थी और ना ही अच्छे से बोलनी, और पास होने के लिए इंग्लिश तो लिखनी ही थी इंजीनियरिंग में। हालांकि क्लास में टीचर हिंदी में बोल के पढ़ाते थे, सब कुछ समझ में आ जाता था, पर जैसे बड़े शहरों में जहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते थे, तो वैसे ही मेरी क्लास में भी कुछ दिल्ली के, जयपुर के और बड़े शहरों के लड़के थे जो कि क्लास में इंग्लिश बोलकर हमेशा मुझे डराते रहते थे। हालांकि वो मुझे नहीं डराते थे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बना रहता था कि कहीं मैं फेल हो गया तो इस इंग्लिश के चक्कर में क्या मैं इंजीनियरिंग कर पाऊँगा। ऐसे ही हमारी क्लास में 2 जयपुर के लड़के थे जो कि काफ़ी ओपन और हाई स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं दिखने में थे। क्योंकि मैं तो एक छोटे से शहर से था, मैं तो बिल्कुल साधारण तरीके से अपना पढ़ता था, टाइम से जाता था, टाइम से आता था, लेकिन वो थोड़ा अलग ही रहते थे, मतलब थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में। जैसे वो दोनों होशियार तो थे ही, और उनमें से एक तो कॉलेज भी कम ही आता था। एक दिन क्लास में बात चली कि चलो सभी मिलके ना मास बंक करते हैं और घूमने जाएंगे जयपुर में। मैंने कहा ये यार ये मास बंक क्या होता है। फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि मास बंक उस चीज़ का नाम है जब एक दिन क्लास के सभी बच्चे आपस में बात करके कोई भी एक भी लड़का क्लास में नहीं जाता क्लास लेने के लिए, उसे मास बंक कहते हैं। मुझे तो मास बंक का मतलब ही नहीं पता था। तो इन्हीं सब चीज़ों से मेरा डर भी कहीं ना कहीं बढ़ता गया कि क्या होगा मेरा इंजीनियरिंग में, क्या मैं पास कर पाऊंगा इसका पहला साल भी। मुझे कहीं घूमने नहीं जाना था उनके साथ जयपुर, पर मैंने उनका साथ दिया। और मेरे से कभी कोई सीनियर पूछता कि रमन सब ठीक है, तो मैं हमेशा उनको यही कहता कि सर फाइनल में कैसे पास होऊंगा, इंग्लिश में पेपर कैसे लिखूंगा। और सभी यही कहते कि रमन चिंता मत कर, जब पेपर होगा इंग्लिश अपने आप लिखी जाएगी। मेरा ये डर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पास करने के बाद ही दूर हुआ। दोस्तों, क्या आप में भी कोई ऐसा है जिसको ऐसा डर लगा हो? क्योंकि मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं पेपर्स कैसे लिखूंगा इंग्लिश में। लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में पास हो गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ रमन तू भी इंग्लिश में लिख सकता है। और दोस्तों, हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है। हॉस्टल का एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। जब मैंने पहली बार 3 इडियट मूवी देखी थी तो वही हॉस्टल के पुराने दिन याद आ गए। और अभी हाल ही में मैंने सुशांत राजपूत की एक फ़िल्म देखी थी जिसका नाम था छिछोरे। वो भी हॉस्टल लाइफ के ऊपर थी, जो कि देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों, हॉस्टल के अंदर कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती है जो कि हर कॉलेज में, हर हॉस्टल में सेम होती है। जैसे पूरे हॉस्टल में कोई ना कोई एक डॉन होता है जो समझता है कि उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है पूरे हॉस्टल में, वो जो बोलेगा उसका काम सभी को करना पड़ेगा। कुछ होते थे नेता टाइप, जो कि वो एक अलग ही लीग से हटके चलते थे। अगर हॉस्टल में पानी नहीं आया पूरे दिन तो उसको क्या करना है, उसको कैसे एक रैली निकालनी है सब हॉस्टल वालों को मिलके। तो ऐसे ही एक दिन हुआ, हमारे हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा था 2-3 दिन।
तो उसने क्या किया कि चलो कोई आज कॉलेज नहीं जाएगा, सभी अपने टी शर्ट उतारेंगे और ऐसे ही ऐसे हम प्रिंसिपल का जो ऑफिस है एडमिन ब्लॉक, वहाँ जाके हम वहाँ पे थोड़ी नारेबाजी करेंगे कि हाँ हमें पानी लाओ हॉस्टल में। तो वैसे ही कुछ पढ़ने वाले लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो टीचर्स के सामने मतलब अपना जमा के रखते हैं, हालांकि उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो टीचर से क्वेश्चन पूछ के ऐसा ट्रीट करते हैं कि हाँ उन्हीं को सब कुछ आता है। तो दोस्तों, जयपुर में जहाँ मेरा कॉलेज था, एक्चुअल में वो एक इंस्टीट्यूशनल एरिया था, एक बड़ा सा ग्राउंड और उसके चारों तरफ 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज। उस ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना किसी महाभारत से कम नहीं था। ये हर हॉस्टल में एक सीनियर डॉन होता था और एक दिन हमें पता लगा कि हॉस्टल में रहने वाले हमारे सीनियर्स और पड़ोस के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले लड़कों के बीच ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने को लेकर लड़ाई हो गई और एक आधे लड़के को हमारे वाले पीट भी आए थे। तो रात को हॉस्टल्स में सीनियर्स ने एक मीटिंग बुलाई और बोला कि हम पर कभी भी पड़ोस के हॉस्टल से हमला हो सकता है, सब अपनी अपनी तैयारियां कर लो। दोस्तों, मैं तो लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर ही रहता था और मैंने भी सोचा ये कि आफत पड़ गई बैठे बैठे। ठंड का टाइम अलग से था, मैंने सोचा रमन अगर किसी ने डंडा भी मारा तो वो भी बड़ी जोर से लगेगा इस ठंड में। तो वो मीटिंग होने के बाद हम सब अपने अपने रूम में पहुंचे, मैं भी अपने दोस्तों के पास गया। तो अब तक पूरा युद्ध का माहौल बन चुका था। मेरे दोस्त बोले, रमन एक काम कर, जितने भी तेरे पास गर्म कपड़े हैं ना सभी पहन ले, क्योंकि अगर मोटे कपड़ों पे अगर कोई मारेगा ना, डंडा मारेगा तो कम लगेगी। तो हम तो छोटे ही थे, हम तो छोटे शहर के भी थे, हमें तो पता भी नहीं ये लड़ाई झगड़े और ये सब के बारे में। हम सब ने अपने सभी गर्म कपड़े पहन लिए और इतने मोटे मोटे हो गए और इतने खुश हुए कि हाँ अब तो कुछ भी हो जाए हमें तो लगेगी भी नहीं। दोस्तों, लड़ाई की तैयारी कैसे होती है ये सब भी मुझे हॉस्टल में सीखने को मिल गया। हालांकि अब तक कभी ये ज्ञान मेरे काम नहीं आया और भगवान करे इसकी ज़रूरत कभी ना ही पड़े। सीनियर्स का आदेश था कि सब रूम में पत्थर इकट्ठे कर लो, जो भी डंडा या सरिया कुछ भी मिले सब इकट्ठा कर लो। मैं भी 2-4 पत्थर उठाने नीचे ग्राउंड फ्लोर के पास गया तो देखा कि कुछ सीनियर आपस में बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी। उनमें से एक बोल रहा था कि अगर पड़ोस के कॉलेज के हॉस्टल वाले अगर लड़के हमारे हॉस्टल तक पहुंच जाते हैं तो हम ऊपर से पत्थर गिराएंगे। हॉस्टल का जो कैंची का गेट है, जो मेन एंट्री गेट है वहाँ का, हमारे हॉस्टल का, वहाँ पे हम ताला लगा देंगे और एक बिजली की तार वहाँ से जोड़ देंगे, ताकि अगर कोई हमारे गेट को तोड़ने की कोशिश करे, ताला तोड़ के अंदर आने की कोशिश करे तो उसको वहीं करंट लग जाए। दोस्तों, पूरी रात निकल गई पर कोई हमला नहीं हुआ। अगले दिन संडे था। चूंकि हम पूरी रात के जागे हुए थे, एक डर था मन में कि हाँ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो हम सुबह सोए 5-6 बजे और 11 बजे का टाइम था। कोई ब्रेकफास्ट करने नहीं गया उस दिन क्योंकि संडे भी था। इतने ही 11 बजे पूरे हॉस्टल में हल्ला हो गया। सभी के दरवाजों के गेट के ऊपर कोई जैसे दरवाजा बजा के जाते हैं, चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो, हमला हो गया हमला हो गया हमला हो गया। सभी के सभी पत्थर लेकर बाहर निकले। देखा तो पता लगा कि बाहर तो भारत पाकिस्तान के युद्ध की तरह एक युद्ध चल रहा है। बस फर्क इतना था कि बॉर्डर पे जैसे गोलीबारी होती है वैसे यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी। दोस्तों, मैंने कभी स्कूल टाइम में रिसेस टाइम में जब हम खेलते थे तो कभी कभार हम बॉल से खेलते थे। मतलब 2 टीम बन जाती थी, हम बॉल को उछालते थे और दूसरी टीम को देते थे। मेरे काफ़ी दोस्त थे जो कि काफ़ी ऊंचाई तक बॉल फेंक देते थे, पर मेरे से कभी इतना ऊंचा उछाला ही नहीं गया। मैंने सोचा, रमन तू कभी बॉल नहीं उछाल पाया इतनी ऊंचाई तक, ये पत्थर कहाँ पे तू दूसरे हॉस्टल पहुंचाएगा। पर पत्थर फेंकना तो था ही। मैंने भी दिखाने के नाम पे वो पत्थर बड़ी जोर से आवाज निकाल के फेंक दिया और वो किस्मत देखो पत्थर की।
वो पत्थर बेचारा उड़ता उड़ता उड़ता, उसको लगा था कि शायद मैं किसी का सर फोड़ दूंगा, पर वो हमारे हॉस्टल की बाउंड्री भी क्रॉस नहीं कर पाया। फिर दोस्तों पुलिस आई और मामला शांत करवाया। पता लगा कि पुलिस ने जो पड़ोस का जो कॉलेज था, उसका जो हॉस्टल था, उसमें भी एक जो डॉन था, तो वो उसको पुलिस बोल के गई कि हाँ भी अगर कुछ भी हुआ यहाँ पे दोनों हॉस्टल्स के बीच में तो उसकी जिम्मेवारी तेरी होगी। तो ऐसे ही 1-2 दिन में ऐसे थोड़ा मामला शांत हुआ। दोस्तों अगर आप भी कभी हॉस्टल्स में रहे हैं तो आपके किस्से और यादें भी कहीं ना कहीं मेरी इन यादों से मिलते जुलते होंगे। दोस्तों उस समय किसी के पास फ़ोन नहीं होते थे। उस समय नोकिया के जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं वो चलते थे। तो मेरे पास भी एक नोकिया का 1110 एक ब्लैक एंड वाइट मोबाइल होता था, जिसपे मैं वो स्नेक वाला गेम खेलता रहता था, और वो भी मैंने पैसे जोड़ के लिया था। कुछ लड़कों के पास कुछ अच्छे फ़ोन थे, जैसे सोनी का एक फ्लिप वाला फ़ोन आता था, किसी के पास मोटरोला था, और किसी के पास नोकिया का एक बड़ा सा मोबाइल आता था, वो था। ऐसे ही हमारे हॉस्टल के जो मेरा जो ब्लॉक था जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे एक लड़के के पास एक पोर्टेबल सीडी प्लेयर था। मैंने देखा कि वो काफ़ी बार उस पर गाने भी सुना करता था। पूरे हॉस्टल में टीवी कहीं नहीं था, सिर्फ मेस में एक टीवी था, और जो भी कभी कभार कभी अगर कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान जैसा, तो उस दिन काफ़ी जुगाड़ लगा के वो टीवी चलाया जाता था। तो दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा था, मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन रात को 11 बजे थे। मैं मेरे दोस्त के कमरे से अपने कमरे में सोने जा रहा था। मेरा जो कमरा था वो हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे था और बालकनी के बिल्कुल पास था। बालकनी से जो हमारी मेस थी उसका बैक साइड दिखाई देता था और उसका किचन दिखाई देता था। जब मैं रूम पे जा रहा था तो मैंने देखा मेरे रूम के तीनों लड़के हमारे बालकनी से कुछ नीचे देख रहे हैं। मैंने भी बालकनी के पास जाकर देखा नीचे, तो हमारे ये ब्लॉक का एक लड़का नीचे खड़ा था। मेरे रूममेट्स ने 2 चादरों को आपस में बांधकर नीचे लटका रखी थी। मैंने मेरे रूममेट से पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उनमें से एक बोला जो यूपी वाला था, अरे रमन एस्कॉर्ट बुलाइए एक। मैंने सोचा ये साले खुद में मरेंगे और मेरे को भी मरवाएंगे एक दिन। इतने में ही मेरे दूसरे रूममेट ने बोला, रमन कुछ नहीं है, तू चुप रह, बस सब पता लग जाएगा थोड़ी देर में। मैं जाकर पीछे खड़ा हो गया तो 2 लड़कों ने उस चादर को ऊपर खींचना शुरू किया। लगा कि कुछ भारी चीज नीचे से ऊपर आ रही है। तो फाइनली मुझे पता लगा कि उन्होंने मेस में से जो टीवी है वो निकाला है और उसको चादर के रास्ते हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हमारे रूम में लेके जा रहे हैं, और वो भी मूवी देखने के लिए। भाई साहब कितनी हिम्मत होती है इन लड़कों में। मैं तो ये सब देख के ही हैरान था। देखते ही देखते मेरे रूम में 15-20 लड़के इकट्ठे हो गए। जो उस गुजरात के लड़के के पास पोर्टेबल सीडी प्लेयर था उससे नीली फिल्म लगाई गई और बाथरूम की कुंडी लगाकर सबको वार्निंग दे दी गई बाथरूम यूज ना करने की। दोस्तों उस दौरान इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एक ही सेमेस्टर होता था और अगले 3 सालों में हर साल 2 सेमेस्टर। अब कॉलेज का 1 साल पूरा होने को था। पेपर्स का टाइम टेबल भी आ गया था। अब सबकी शैतानियां बंद हो गई थी। पूरे साल की पढ़ाई अब 1 महीने में जो करनी थी, पूरी रात जाकर पढ़ाई करते। सब बिहारी जो हमारे कॉलेज में पढ़ते थे, जो कि हॉस्टल में रहते थे, जो कि काफ़ी पढ़ाकू थे, सब ने अपनी रूम की कुंडी अंदर से लगा लेते थे। फिर उसको आप कितना ही खड़काओ वो नहीं खोलते थे। ऐसे टाइम में उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती थी। और दोस्तों ऐसे देखते ही देखते परीक्षा भी हमारी पूरी हो गई। परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया और दोस्तों मैं पास हो गया था। मेरे नंबर भी थोड़े ठीक ठाक ही आए थे, लेकिन मेरा जो यूपी वाला रूममेट था उसकी 8 में से 4 बैक आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी?
क्या आपको भी एक बार ऐसा लगा कि आप भी अपने कॉलेज टाइम में पहुंच गए हो? अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और मेरे पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप बेझिझक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे RK Discovering India पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अप्रिसिएशन। वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड माई नेक्स्ट स्टोरी। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं। इतने टाइम के लिए जय हिंद।